समय से कुछ पूर्व ही निमंत्रित महिलाएं आ थमकीं। भारी भारी कांजीवरम की साड़ियों में पीले तप्त कांचन सी रंगों वाली रूपदार 3 महिला थी और उनके साथ लज्जा से गड़ी जाती एक 15-16 वर्ष की बड़ी बड़ी आंखों वाले भरे भरे शरीर की किशोरी थी। मोटी सी गोरी सी महिला उसकी ताई थी। छोटे से कद की दुबली सी कुछ रुग्ण कलेवर की सी महिला कन्या की माँ थी और तीसरी बूटे से कद की रंगीली महिला उसकी चाची थी, जो निसंदेह उस विचित्र दल का नेतृत्व कर रही थी। आओ जी बैठो। अहो भाग की आज हमारी बिसली दीदी को बहन की याद तो आई। बिसली दीदी सुभद्रा के बालकाल की सखी थी। उसी ने पत्र में अपनी सुंदरी भतीजी का उल्लेख कर रज्जू से रिश्ते की प्रार्थना की थी। सुभद्रा की निर्लज दृष्टि बेचारी सिर झुकाए बैठी कन्या की परत खोल खोल कर धर रही थी। वाह, लड़की तो बड़ी सुंदर है। कहाँ तक पढ़ी है हो बिसली दीदी? रज्जू तो हमारा गऊ है गऊ, उसे तो पढ़ने लिखने से भी मतलब नहीं। पर क्या कहूँ दीदी, आजकल तो हमारे पहाड़ के छोकरों को भी पर लग गए हैं। हाँ हाँ बहन, सुना अपने देहरादून के सोम शास्त्री का लड़का भी ब्याह से पहले ही दशहरे की छुट्टियों में ससुराल भी हो आया। भाभी बहू को लेकर नैनीताल की सड़कों पर घूमते खुद हमारे उनने देखा। अब कहो। बिसली दीदी को ऐसी बातों के प्रचार में विशेष दक्षता थी। किसकी लड़की किस पंजाबी के साथ भाग गई, कौन लड़का किस वर्जित कुल गोत्र की लड़की के चक्कर में पड़ा है, ऐसी असंख्य घटनाओं की लिस्ट उनके पास सर्वदा तैयार रहती। इसी साल इंटर का इम्तिहान दिया था हमारी लल्ली ने, पर अंग्रेजी में रह गई। पढ़ने में नहीं तो सदा अव्वल आती रही, पर बहन अंग्रेजी का परिचय सुना अव्वल था आपकी। करती भी क्या, और फिर हजारों कहो, क्या करेगी डिग्री का? लड़की चाहे एमए हो या बीटी, फूकना तो चिल्ला ही पड़ता है। और इस कला में हमारी कंचन एक्सपर्ट है। गर्व से चाची ने कंचन की ओर देखा। उस बेचारी पर अहिल्या को मन ही मन दया आ रही थी। सचमुच ही लड़की सुंदरी थी। ऐसा लुभावना चेहरा था जिसे एक बार देखकर सहज ही आंखें नहीं फेरी जाती। अहिल्या ने चाय और नाश्ते का सामान सजाकर धरा तो बिसली दीदी ने उसी के सम्मुख उसका परिचय पूछ दिया। हमारे कलकतिया वाले लल्ला जी की बिटिया है। जा तो बेटी, बसंती को भी बुला ला। अहिल्या बसंती को बुलाने गई तो बसंती ने हंसकर पूछा, कैसी है देखा? ऐसी है कि बस आपके तेरे रज्जू दादा ने नाही की तो कहना पड़ेगा कि हर दर्जे के चुगत हैं। कहते ही उसकी दृष्टि अंधेरे कोने की अलमारी से काकरी निकालते रज्जू दादा पर पड़ी, जिसे वह बाहर के उजाले से आने के कारण देख नहीं पाई थी। बसंती जोर से हंसकर बोली, सुना रज्जू दा, तुम्हें अब सोच समझकर ही उत्तर देना होगा। बेचारी अहिल्या शर्माकर भाग गई। वह क्यों शर्माई और क्यों पागलों की तरह भाग गई, वह स्वयं ही नहीं समझ सकी। चाय पीते समय ही रज्जू को बुलाने की व्यवस्था बसंती को सौंपकर सुभद्रा निश्चिंत बैठी थी। थोड़ी ही देर में बसंती उठकर गई और फिर माँ के कान में कुछ फुसफुसाकर कह सिर नीचा कर हंसने लगी। मैं तो जानती ही थी, वह तो लड़कियों से भी ज्यादा शर्माते हैं। कभी नहीं आएगा। मैंने कहा था इससे कि जा बुला ला, बिसली दीदी के पैर छुआएगा, पर सुना जनवासे का इंतजाम देखने चल दिया। खैर कोई बात नहीं बहन, ऐसे हीरे के टुकड़े को भी पसंद नहीं किया तो कहूंगी छोकरे का दुर्भाग्य था, और क्या। आ जाए तो मैं बातें कर लूंगी। बड़े स्नेह से उनके दल को विदा कर सुभद्रा लड़की की ही रूप चर्चा में डूब गई। आहा, कैसा सोने का सा रंग है और नजर कैसी नीची। मेरे एक बेटा और होता तो मैं आंखें मूंद कर ले आती। एक हमारे ए रज्जू हैं, ठीक वक्त पर चल दिए। आजकल के लड़के तो सुंदरी लड़की को देखने के लिए छत मीनारों पर चढ़े रहते हैं, और ये छोरा न जाने क्यों मरी छोरियों की भीड़ देखकर दुम दबाकर भाग जावे है। एक मत से सबने कंचन लता के सौंदर्य का समर्थन किया। बसंती तो अम्मा के पीछे पड़ गई कि वह बिना रज्जू दास से पूछे ही टीका चढ़ा दे। हाँ जी, और क्या, दूध का जला छाछ में फूंक फूंक कर पीवे है। एक बार तो हाथ लग गए। राजश्री जैसी लड़की को जब उसने पसंद नहीं किया, वह तो दिनों ने लाज धर ली, नहीं तो समधियाने में क्या मुहली कर जाती। और हुआ भी ऐसा कि जनवासे से रज्जू लौटा तो सब उसके पीछे पड़ गई, और जैसे भी उसे हाँ करनी ही होगी। जो पहले पहले मरी नाक भाव चढ़ावे हैं, उन्हें फिर मिले हैंगी कल्लो परी। हाँ, मैं कह रही हूँ रे रजुआ, ऐसी लड़की भाग से मिले हैं। पर अपने गंभीर चेहरे को और भी गंभीर बनाए रज्जूदा चुप ही बैठे रहे। और क्या, छोटी बहू ठीक ही तो कह रही हैंगी,
तुमने जरूर कोई ईसाइन ही छाट कर धरी होगी। न जाने अम्मा के करम में मरने तक क्या क्या दुख भोगना पता होगा। और वह रोने लगी। छोटी भाभी जीभ काटकर पर्दे के पीछे छिप गई। हाय राम, क्या कह दिया अम्मा जी ने। पर बुआ की सिसकियां, बसंती का अनुरोध सब व्यर्थ हो गया। बुआ, मैं आपसे 1000 बार कह चुका हूँ कि मुझे शादी के चक्कर में नहीं पड़ना है। 7 दिन बाद मुझे सिर पर कफन बांधकर मौत की घाटी में कूदना है। ऐसे समय में भला शादी ब्याह को किसे सूझ रही है। मेरा एक साथी था बुआ। सदा का अल्पभाषी रज्जू एकाएक बाचाल हो उठा। मेजर राव 8 महीने पहले शादी कर आया था। चीनियों की बर्बर गोलियों ने उसकी देह को चल्ली बना दिया। फिर भी वह मोर्चे पर डटा रहा और चीनियों को रुई की तरह ढूंढता रहा। मैं ही उसके लाश को ढूंढकर लाया था बुआ। वहां जाने से पहले उसकी 18 वर्ष की विधवा से मिलने गया था। क्या तुम चाहती हो एक ऐसी ही 18 वर्ष की विधवा का तोहफा तुम्हारे लिए भी छोड़ जाऊं? कमरा स्तब्ध हो उठा। विवाह की चहल पहल के बीच सहसा नेफा की रणभूमि की नीरवता छा गई। बुआ ने फिर कुछ नहीं कहा। अकेली अहिल्या जमीन खुरसती रही। जब उसने आंखें उठाई तो रज्जू बाहर चला गया था। उसी दिन सुभद्रा ने हृदय पर पत्थर रखकर अपनी बाल सखी के यहाँ पत्र लेकर अपने पुत्र को भेजा। रज्जू युद्ध तक विवाह न करने की संकल्प लिए बैठा है। ऐसी सोने की लक्ष्मी उसके गृह में उजाला नहीं कर सकी। यह उसी का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। आभूषणों के उपहार और दामी साड़ी देने के बाद अहिल्या पर ताई की कृपा दृष्टि बढ़ती गई थी। बेटी, जरा तू लाल कपड़े पर रुई से स्वागतम तो लिख देना। बंगाल में तो तूने ऐसी सजावट तस्वीरें निकालना खूब सीखा होगा। अकेला रज्जू ही सब काम में जुटा है और छोकरों को तो मरी छोकरियों को देखने से ही फुर्सत नहीं है। जहां शादी ब्याह के अवसर पर कितनी ही सुंदरी कुमारिकाओं का दल तड़ो दल पर दाएं बाएं बिजलियां गिरा रहा था और जानबूझकर कभी छलियां कतरवाने, कभी भंडार गृह की चाबी मांगने, कभी जनवासे की असंख्य फरमाइशों का संदेश लिए कई जोड़े बांके लड़कियों की ही भीड़ में धंसे जा रहे थे। वहीं पर रज्जू उस रंगीली भीड़ से कतराकर ही निकला जा रहा था। बसंती के विवाह में अहिल्या एक अनोखे आकर्षण का केंद्र बन गई थी। सीधी सादी साड़ी का सुट्टा पल्ला मारे, एक ही तरह की चोटी लटकाए, दिन रात के शादी ब्याहों में दिखने वाली पहाड़ की परिचित कन्या कुमारियों की भीड़ में अहिल्या की परपाटी से बांधी गई साड़ी, दमकते हीरे के कड़फुल, उस पर सर्वथा नवीन हेयर स्टाइल देखकर पहाड़ का तरुण रक्त हिलोरे लेने लगा। अहिल्या लाल टूल के वस्त्र पर स्वागतम के अक्षरों को रुई में उभार कर चिपका रही थी और उन पर गोद लगा लगा राजू से थमाता जा रहा था। ताई के कहने पर वह जब स्वागतम बनाने आई तो रज्जू सब सामान लेकर बाहर ही बैठा था। इधर उधर भागते कई लड़के कागजी रंगीन झंडियों को सुतली पर साध कर बड़े यत्न से टाक रहे थे। एक और लाउडस्पीकर पर घिसे पिटे रिकॉर्ड रिरिया रहे थे। अहिल्या को आते देख झंडी अभियान के दल में खलबली सी मच गई। एक साथ डिग्री कॉलेज के छात्रों का अशिष्ट स्वर अहिल्या और राजू के कानों में पड़ा। लड़के फुसफुसाकर ही बात कर रहे थे, किंतु फुसफुसाहट तार सब तक में ही चल रही थी। अरे डियर, गजब की हेयर स्टाइल है बालों की। जो चाली एक अंग्रेजी फिल्म एक्टर्स है, सोफिया लोरेन वैसा ही चेहरा है यार, पहाड़ी नहीं हो सकती। दूसरी फुसफुसाहट अचानक लाउडस्पीकर के रुक जाने से और भी स्पष्ट हो उठी। अबे हट यार, 100% पहाड़ी है, ओवरसियर साहब की भतीजी है। सच सच यार, बाप कसम। आपकी नेशनलिटी पर ही साथ बहस चल रही है। तुहिना का व्यंग्यपूर्ण स्वर सुनकर अहिल्या ने चौंक कर पीछे देखा और हंस पड़ी। क्या करूं छोटी भाभी, उन बेचारों का क्या दोष। शायद मुझे पहाड़ आने से पहले यहाँ के अदब कायदे जमकर ही सीखना उचित था। हाँ, तुम्हें देखकर तो कोई पहाड़ी नहीं कहेगा। यहाँ कन्याउचित शिष्टाचार को बहुत महत्व दिया जाता है ना। छुरी चुभाकर तुहिना फिर भीतर चली गई। रज्जू निःशब्द दोनों की बहस के बीच में ही गोद की शीशी लेकर चला गया था। अहिल्या के आंखों में अपमान के आंसू छलक आए, पर स्वागतम की पट्टी को संभालकर उसने सूखने रख दिया और कागज के कतरनों को बटोरकर साफ करने लगी। आज ही नहीं, पिछले 3-4 दिनों से छोटी भाभी उसे कई बातें सुना चुकी थी, पर अहिल्या जिस घर की अतिथि बनकर आई थी उसकी मर्यादा का उसे पूरा ध्यान था। तुहिना के ताजे अपमान की चोट को भी वह भुलाकर बसंती के पास चली गई। विवाह के आह्लादपूर्ण वातावरण से गृह का ओर छोर भीग उठा था। बाहर पत्थर के आंगन के ऊपर रंगीन शमियाना लगा दिया गया था।
नीचे बिछे दामी भारी कालीनों पर कई बच्चों का दल कलाबाजियां खा रहा था। वर के स्नान से अभिषेक की गई हल्दी से पूर्वांग संपन्न हो गया था। बड़ी से पीतल की परात में दोनों घुटनों में मुंह छिपाए बसंती को लाल रोली के स्वास्तिक बने पतले पर बिठाकर तीनों भाभियां कुमाऊनी विचित्र अनबद्ध स्वरलहरी के साथ हल्दी पोत रही थी। बसंती का पीला चेहरा हल्दी के पीलेपन से रंगकर और भी पीला हो गया था। वह बार बार भाभियों की ठिठोली के बीच डुबकी सी मारकर घुटनों में सिर छिपाए ले रही थी और बार बार भाभियां उसका चेहरा जबरदस्ती उठा उठाकर फिर हल्दी से रंगे जा रही थी। शरीर पर एक गहना भी नहीं था, एकमात्र पीली धोती में वह रत्न से चमक रही थी। कन्या के निराभरण रहने पर विवाह की बेला में आभूषणों से सहसा लद जाने पर उसका सौंदर्य द्विगुणित हो उठता है, ऐसी कुमाऊं की परंपरा है। सुभद्रा की विराट देह जामदानी बरेली के लहंगे और दोहरे पिछौड़े में और भी जंगी लग रही थी। उसके पीछे पीछे भागती, कभी नारियल लाती, कभी हल्दी कुमकुम के थाल लिए घूमती, उसकी दोनों बहुएं बड़ी बड़ी नथों को झुलाती तस्वीर से लग रही थी। अहिल्या स्वदेश की प्रत्येक परंपरा पर मन ही मन न्यौछावर हो रही थी। आज उसे विवाह का एक नया ही रूप देखने को मिल रहा था। जी में आ रहा था कि पापा मूवी कैमरा लाए होते तो सब तस्वीरें उतार कर धर लेती। ताऊ जी लाल रेशमी अधो वस्त्र के ऊपर रेशमी कुर्ता पहने, सिर पर बांधे साफे के कलगी झुलाते इधर उधर भागे जा रहे थे। कन्या पक्ष का पुरोहित आंगन में गौतकिया लगाए किसी मुहलगी बेस्या के से नखरे बिखेर रहा था। कभी उसे कस्तूरी और गुलहटी डाला पान चाहिए तो कभी काली मिर्च और सौंठ की चाय। बारात आने का समय हुआ तो स्त्रियां छज्जों पर बारात देखने चढ़ गईं। किशोरियों ने पहले ही अपनी जगह घेर ली थी। कुछ अत्यंत आधुनिकाएं कुर्सी डालकर आंगन में ही जम गई थी। अकेली अहिल्या ही घुटनों में सिर डाले सिसकती बसंती के पास बैठी थी। छोटा सा कमरा लोहे की सग्गड़ में धधकते गोबर के गोलों की आग में तप रहा था। कमरे की नीरवता के बीच कभी कभी बाहर का कोलाहल और लाउडस्पीकर पर बजते गानों का स्वर तैरता आ जाता और फिर बसंती की सिसकियों का स्वर उन पर विजय पा लेता। बैंड की झक्कम झम और पहाड़ी नगाड़े रणसिंगी के स्वर ने बारात के आने की सूचना दी। लाउडस्पीकर रुका ही था कि पहाड़ी स्त्रियों का लाउडस्पीकर बज उठा। जब हो महाराजा चौके पर आए, चंदन चौक पुराए हो मथुरा के हो वासी, गजमती चौक बनाए हो मथुरा के वासी। मथुरा वासी रहस्यमय नौसे को देखने का क्षोभ अहिल्या को भी हुआ आया, पर सिसकती बसंती को उससे अकेले नहीं छोड़ा गया। खूंटी से निकालकर उसने साल को बसंती के कंधे पर डालकर लपेट दिया। छी, इतना मत रो बसंती, देख तो आंखें कैसी सूज गई हैं। बड़े प्यार से उसने बसंती की पीठ थपथपाई। सहानुभूति के स्पर्श से बसंती फिर कांप उठी। उस रुदन में बनावट नहीं थी। एक अज्ञात अपरिचित गृह में एक सर्वथा अनजान व्यक्ति की चादर से बचकर कुमाऊं की कन्या पराई हो जाएगी। वह रुदन एक सरल भोली कुमाऊं की कन्या का रुदन था, जिसे बचपन से ही कुल की परंपरा और मर्यादा की कड़ी डोर से बांध कर रख दिया जाता है। खूंटे की गऊ की भांत उसे जहां बांधो वहीं बच जाती है। झामे की चिड़िया की भांति वह खा पीकर मायके की देहरी से उड़ जाती है। उन नए घरों की उड़ान में कैसा आनंद है, पर कैसी व्यथा। हो सकता है वह उड़ान मुग्धमय स्वच्छंद उड़ान ही बने, और हो सकता है कि कोई निर्मम बधिक सा स्वामी उसे पिंजड़े के बंधन में डालकर छोड़ दे। कुमाऊं के विवाह में न कोर्टशिप के लिए स्थान है और न रोमांस की अनुमति। 3-4 दिन के सुलभ परिचय ने ही बसंती को अहिल्या के इतने निकट ला दिया कि कल वह उसे छोड़कर चली जाएगी। यह सोचते ही अहिल्या का जी न जाने कैसा हुआ जा रहा था। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।